नमस्कार, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। आज एनडीटीवी पर खास मेहमान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। उनसे कई ज़रूरी सवाल के जवाब हम लेंगे जो देश लेना चाहता है, जानना चाहता है। गृह मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। मेरा पहला सवाल ये है, आधे दौर का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, चौथे दौर के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एनडीए 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तो चुनाव के बाद भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी 370 का आंकड़ा कैसे छुएगी? हम दोनों आंकड़े पार करेंगे और 400 पार कर स्पष्ट बहुमत और मजबूत बहुमत के साथ मोदी जी फिर से स्थिर सरकार बनाने जा रहे हैं। वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तर भारत में गृह मंत्री जी बीजेपी सैचुरेशन पर है, लगभग हिंदी पट्टी की ज़्यादातर राज्यों में सैचुरेशन पर है, ज़्यादातर सीटें जीती हुई हैं। बिना दक्षिण भारत विजय किए हुए कैसे भगवा लहराएंगे? क्योंकि कर्नाटक में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी पुराना जो आंकड़ा उसको छूना उसके लिए मुश्किल है। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, केरल में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, मैं पहले दक्षिण भारत की बात स्पष्ट कर दूं। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी, ये जो 5 राज्य दक्षिण भारत के हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, इसमें भारतीय जनता पार्टी सभी दलों में सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त करेगी। तमिलनाडु और केरल में भी आपको उम्मीद है? 5 राज्यों में दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरने जा रही है। विपक्ष एक सुर में, गृह मंत्री जी लगातार ये बात कह रहा है, हर रैली में विपक्ष के सभी नेता इस पर जोर दे रहे हैं कि बीजेपी अगर 370 पार गई, एनडीए 400 पार गया तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जब से सार्वजनिक जीवन में आए हैं, उन्होंने कांग्रेस की एक प्रमुख नीति बनाई है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब से झूठ बोलना, जोर से बोलना, सार्वजनिक रूप से बोलना और बार बार बोलना। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने, दोनों बार उनके पास एनडीए का 2/3 बहुमत था या नहीं था? तो अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती और आरक्षण हटाना चाहती तो कौन रोक सकता था? हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 साल से, मगर राहुल बाबा को ये सारी चीजें समझ में थोड़ी कम आती है। कोई चिट लिख कर देगा तो समझेंगे वो, परंतु हमने हमारा बहुमत का उपयोग आरक्षण समाप्त करने में नहीं किया, धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह यूसीसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया, स्टॉन्च विल पावर के साथ राम मंदिर बनाने में किया, स्टॉन्च विल पावर के साथ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने में किया, देश के वैज्ञानिकों को खुली छूट देते हुए सफल चंद्रयान का लॉन्चिंग चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर करने में किया, 130 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाने में किया, देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में गैस, बिजली, शौचालय, घर, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज और 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देने में हमने हमारे बहुमत का उपयोग किया। अब राहुल गांधी पूरे देश को गुमराह करना चाहते हैं और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी उनको ये नहीं पूछते हो कि भले आदमी, इनके पास तो ऑलरेडी बहुमत है, इसके लिए 400 की जरूरत नहीं है। और आप क्या मानते हो, देश की जनता ये सब नहीं जानती है? राहुल गांधी के ट्विटर उनको नहीं बताते हैं, परंतु देश की जनता को तो मालूम है, वो तो सयानी है। तो आप कह रहे हैं ये भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या इस भ्रम का जमीन पर असर देखते हैं? या तो ये भ्रम फैला रहे हैं या तो खुद भ्रम में है, दोनों स्थिति ठीक नहीं है। भ्रम में रहे ऐसा नेता देश के लिए अच्छा नहीं है, और भ्रम फैला रहे हैं तो बड़ा झूठा काम कर रहे हैं। दोनों स्थितियां ठीक नहीं है।
राहुल गांधी का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ जिसमें वो कुछ समाज के एक तबके के साथ बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं देश के, वहाँ पर इसलिए दलित, ओबीसी और पिछड़े नहीं एग्ज़ाम क्रॉस कर पाते हैं, सेट नहीं कर पाते हैं पास, क्योंकि वहाँ के जो पेपर है वो सवर्ण लोग सेट करते हैं। उन्होंने कहानी सुनाई कि गोरे लोग पेपर सेट करते हैं इसलिए काले लोग उसको पास नहीं कर पाते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है, ये विदेश की ही बात मानते हैं। हमारे देश में आरक्षण के कारण कितने दलित बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, स्टेट की सेवाओं में गए हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने हैं। उनको मालूम ही नहीं है देश की जमीनी हकीकत। हमारे संविधान ने देश के हर व्यक्ति को मौका मिले इसकी व्यवस्था संविधान के अंदर ही करी हुई है। उनको मालूम नहीं है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर दलित समाज से ही निकलकर इतने बड़े व्यक्ति बने। बाबू जगजीवन राम पूरे देश का नेतृत्व करते थे। आज भी संसद में दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज आधे से ज्यादा है। उनको कुछ मालूम नहीं है कि ये देश कैसे चलता है। ये देश के सारे आईएएस, आईपीएस, उसमें दलितों का और आदिवासियों का बरोबर हिस्सा है। भाई क्या पेपर सेट कर रहे हो? आपका पेपर ढंग से सेट नहीं हुआ है, प्रॉब्लम ये है। तो वो आप कह रहे हैं कि विदेशी चश्मे से देखते हैं, शायद इसलिए आपने अमेठी में कल कहा कि अमेठी, रायबरेली, वायनाड करने से कुछ नहीं होगा, इटली चले जाओ आप। नहीं, मैं शायद चले जाएंगे, ऐसा क्या? मैं क्यों कहूँ भाई, रहे यहाँ देश में सबका अधिकार है। तो जैसे अमेठी में रणनीति बना के, आप तो माइक्रो मैनेजमेंट के मास्टर कहे जाते हैं, क्या रायबरेली में भी वही रणनीति है या आपको लग रहा है कि इतना बहुत कुछ करने की जरूरत भी नहीं है? नेचुरल कोर्स में वो रायबरेली हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक बात बहुत ज़ोर शोर से कही जा रही है कि आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होंगे, यहाँ पर बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है और उड़ीसा में सरकार बनाने की स्थिति है। पिछले कई विधानसभा चुनाव हमने देखे हैं, लोकसभा में तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है, लेकिन विधानसभा में उसका वोट शेयर उस प्रपोर्शनेट में नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए, उड़ीसा की जनता लचर प्रशासन से त्रस्त आ चुकी है। नवीन जी की अवस्था के कारण पूरा प्रशासन लचर पड़ा है। रैंपड करप्शन वहां चल रहा है। उड़ीसा की भाषा, संस्कृति, उड़ीसा के साहित्य, इसका हर रोज अपमान हो रहा है। यहाँ तक कि महाप्रभु के रत्न भंडार की चाबियों का मामला भी राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने जवाब नहीं दे पा रही। राज्य के लोगों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। इस बार निश्चित रूप से हम 17 सीटें के आसपास लोकसभा में प्राप्त करने जा रहे हैं और नया मुख्यमंत्री जो बनेगा 4 तारीख के बाद उड़ीसा में, वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान कर सकते हैं आप? नहीं, मैं नहीं कर सकता, पार्लियामेंट्री बोर्ड कर सकता है। इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है आपके पास कि आप लोकसभा में? हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम वैकेशन करने नहीं जाते। वैकेशन करने जो एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो भी जाते हैं बीच बीच में, लेकिन इस बार वो जेल से छुट्टी काट के आए हैं और आते ही उन्होंने कह दिया कि 140 करोड़ लोगों को तानाशाही की सरकार उखाड़ फेंकनी चाहिए। चलिए, वो उनका स्वप्न है, करे वो। लेकिन वो 10 गारंटियां दे रहे हैं देश को और उसमें से एक गारंटी है कि किसी भी सूरत में बिजली पानी नहीं बंद होगा। कुल कितनी सीटें लड़ रहे हैं बताइए? 22 सीटें लड़ रहे हैं। अब सरकार बनाने के लिए 270 चाहिए। क्या गारंटी दे रहे हो? किसको गारंटी दे रहे हो? 22 सीटों पर चुनाव लड़कर आप कह रहे हो कि मैं पूरे देश का बिजली का बिल माफ कर दूंगा, और आप लोग कैरी भी कर रहे हो। लेकिन कोई नीचे एंकर भी नहीं कहता कि भैया आप सिटी 22 लड़ रहे हो, कहां से सरकार बनेगी? लेकिन पंजाब और दिल्ली की जो सीटें हैं, इन सीटों पर तो असर दिख पड़ेगा ना। मगर इससे सरकार बनेगी क्या?
इंडी गठबंधन में तो आंकड़ा बढ़ेगा। देखिए, केजरीवाल ने ये सारे हथकंडे केजरीवाल जी ने गत चुनाव में भी अपनाए थे। 1 सीट आया था और जमानत 3 पर बची थी। लेकिन विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है गृह मंत्री जी बार बार कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और चुनाव आने के वक्त ये इस्तेमाल ज़्यादा तेज हुआ है और उन राज्यों में ज़्यादा हुआ है जहां बीजेपी कमज़ोर है। आरोप कितने साल से लगते हैं? चुनाव तो अभी आया। और केजरीवाल जी अगर ये आरोप लगाना चाहते हैं तो 9 बार उन्होंने समन्स को डिनाई किया है। अगर 7 महीने पहले समन्स को जवाब दे देते तो शायद चुनाव ना आता। वो जानबूझकर ड्रैग करते गए और चुनाव लाया और अब रोना रोते चुनाव के वक्त पकड़ा, चुनाव के वक्त पकड़ा, चुनाव के वक्त पकड़ा। तो अब अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिल गई है तो हेमंत सोरेन के लिए जमानत का रास्ता साफ हो गया। नहीं, आपका ज्ञान अधूरा है। जमानत नहीं मिली है, ये इंटरिम बेल है। बिल्कुल अंतरिम। उनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर कहा ठीक है भैया मुझे बेल दे दीजिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा कम से कम मुझे प्रचार करने दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस के साथ प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक की छुट्टी दी है। 2 तारीख को वापस तिहाड़ में जाना है। इसमें कौन सा उनके पक्ष में फैसला आ गया, मैं समझता नहीं हूं। कौन सा आरोप जुटला दिया सुप्रीम कोर्ट ने? लेकिन जमानत, अंतरिम जमानत को तो इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे उनकी जीत हो गई हो केस में, उनके खिलाफ जो सबूत थे वो कमजोर पाए गए। कई बार लोग ऐसे मूड में आ जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं वो सब लोग सच मान जाते हैं। लोग सोचते ही नहीं। इस देश की जनता सोचती भी है, फैसले भी करती है और अच्छों को जवाब भी देती है। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो क्या दर्द का सवाल है? देखो, फिर सरदर्द से हो आपका सकता है? स्टडी अधूरा है। जिस पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलते हो उसके लिए सामने कितने इकट्ठा होते इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। और बीजेपी को 55% वोट मिला है। पिछले 2 चुनाव में लगातार हमें 50% से ज्यादा वोट मिला है। अब मुझे बताओ कि 46% एक साथ हो या पिसमिल हो, चुनाव जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। हर सीट पर 50% से ज्यादा वोट मिला है। ये 75 साल का जो फॉर्मूला है उसको अरविंद केजरीवाल ने बहुत कल हवा दी और ये कहा कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी 75 साल के अगले वर्ष हो जाएंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। आप इनको इतनी गंभीरता से मत लो। वो चाहते हैं कि कुछ भी कर मोदी जी राजनीति में न हो। मगर मैं पूरे विपक्ष को आज आपके चैनल के माध्यम से बता देने वाला हूं, आपके लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। मोदी जी 29 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर से बनेंगे, 29 तक रहेंगे और 29 के बाद भी भाजपा के चुनावी अभियानों का नेतृत्व मोदी जी ही करने वाले हैं। चलिए, हो गई बात स्पष्ट? जी बिल्कुल हो गई। गृह मंत्री जी, एक आपके स्टार प्रचारक हैं तो आपकी पार्टी में नहीं लेकिन आपके स्टार प्रचारक हैं मणिशंकर अय्यर। उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का भारत के लोगों को, भारत की सरकार को सम्मान करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम। देखिए, आप इस चीज को गंभीरता से लीजिएगा। मणिशंकर अय्यर जी का कोई बयान उनके खुद का नहीं होता है। वो कांग्रेस की सोची समझी रणनीति होता है। जो बात कांग्रेस खुद नहीं बोल सकती वो मणिशंकर अय्यर से बुलाती है। अब देखना 2-3 दिन में उनको सस्पेंड कर देंगे, फिर वापिस कब आ जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है। हर चुनाव में ऐसा होता है। कांग्रेस इस देश को डराना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं, 130 करोड़ की आबादी वाला देश, इतना मजबूत देश, एटम बॉम्ब से डरकर पाक ऑक्युपाई कश्मीर से क्या अपना अधिकार जाने देगा? क्या समझ रखा है? ऐसा नहीं होगा। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है और इसमें कोई बदल नहीं कर सकता। हाल ही में हमने देखा कि रूस की तरफ से एक बयान आया कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। विदेशी ताकतें उसको जो पूरी चुनावी प्रक्रिया उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में बैठ के सैम पेत्रोदा बयान देते हैं
वो भारत की लोकतंत्र पर एक सवाल उठाते हैं, यहाँ की आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, और मणिशंकर अय्यर भी पाकिस्तान के समर्थन वाले बयान देते हैं। क्या ये विदेशी ताकतों का इंटरफेयर है? देखिए, मैं मानता हूं कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता बहुत मैच्योर है। आपका चैनल क्या कहता है, विदेशी ताकतें क्या कहती है, हम क्या कहते हैं, विपक्ष क्या कहता है, लोग अपनी सोच ग्राउंड रियलिटी के आधार पर बनाते हैं और मतदान करते हैं। और मेरे इतने सालों का अनुभव है, लोग सिर नीर कर लेते हैं। लेकिन गृह मंत्री जी, अमेरिका जैसा देश जो है, वो जब चुनाव होते हैं उसके बाद वहाँ पर जांच बैठती है कि रशिया ने उनके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। क्या भारत में ये कोशिश नहीं हो रही है? मुझे मालूम नहीं है हो रही है नहीं हो रही है, मगर होती भी है तो भारत की जनता बहुत मैच्योर है। भारत सरकार ने 2014 के बाद एक पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट किया और कहा कि भारत के खिलाफ जो युद्ध छेड़ेगा हम उसको घुस के मारेंगे, और ये बात चुनाव में भी एक मुद्दा है। और इस मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी आती रहती है। नहीं तो ठीक है, बयान तो कोई भी दे सकता है, मगर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने की है। इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक चुनाव में मुद्दा बन जाती हैं, लेकिन एक चुनावी मुद्दा जो हमेशा से रहा है, पीओके, क्या वो भारत का हिस्सा बनेगा? कभी कभी चुनाव के बाद ऐसी नौबत आएगी? इस प्रकार के इंटरव्यू में वो कब बनेगा वो कहना उचित भी नहीं होता है, कोई कह भी नहीं सकता है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, पीओके भारत का हिस्सा है, ये सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। इस पर अधिकार केवल और केवल भारत का है। एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसको पूछे बिना इंटरव्यू पूरा नहीं होता। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके एक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सवाल ये है, आम जनता के मन में भी ये जहन में है कि आखिर अब चुनावी चंदा कैसे मिल रहा है? देखिए, तो जब 31 मार्च की बैलेंस सीटें बनेगी सभी दलों की, तो उसको सार्वजनिक करना पड़ेगा, और उसमें चेक से आया हुआ चंदा और कैश से आया हुआ चंदा क्षीर नीर हो जाएगा। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजनीति में और चुनाव में कैश का चलन बढ़ेगा, जो देश के लिए अच्छा नहीं। जी, एक राहुल गांधी से जुड़ा सवाल है। बार बार उनकी सीट बदलने को लेकर आलोचना की जा रही है बीजेपी की तरफ से। कोई भी व्यक्ति किसी भी सीट पर कभी भी चुनाव लड़ सकता है, ये तो उनका अधिकार है, फिर इस बात के लिए आलोचना क्यों होती है? देखिए, हमें राहुल गांधी जी सीट हर चुनाव में बदले तो भी आपत्ति नहीं, हर चुनाव में 2 जगह से लड़े तो भी आपत्ति नहीं। हमारा कहना इतना ही है कि वायनाड से जब आप लड़ने गए, तब आपको वायनाड की जनता को कहना चाहिए था कि मैं रायबरेली भी लड़ने वाला हूँ। वायनाड का मतदान समाप्त होने दिया, वायनाड की जनता को आपने अंधेरे में रखा। जैसे ही वायनाड का चुनाव समाप्त हो गया, सर्वे आए पोस्ट पोल कि ये सीट थोड़ा जाने की भी संभावना है, और फिर अब आप अमरेली लड़ते हो और रायबरेली लड़ते हो। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में ठीक नहीं है। जनता को वोट करने के पहले कहना चाहिए कि मैं 2 जगह से चुनाव लड़ता हूँ, एक आपके यहाँ से लड़ूंगा, एक फला जगह से लड़ूंगा। और ऐसी पारदर्शिता एज अ प्रत्याशी और एज अ पॉलिटिकल पार्टी रखनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। तो आज आपने 5 सवाल पूछे राहुल गांधी से, उन 5 सवालों की उम्मीद है आपको जवाब आएंगे? दे या न दे, मैं आपकी चैनल के माध्यम से भी पूछना चाहता हूं। मैं राहुल गांधी को जरूर पूछना चाहता हूं, देश की जनता को मतदान के पहले आप बताइए कि क्या आप ट्रिपल तलाक हटाने का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ या ना। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं, हाँ या ना। क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ या ना। आप राम मंदिर के दर्शन करने क्यों नहीं गए, इसका जवाब देश की जनता को दे सकते हैं क्या। आप धारा 370 हटाने का समर्थन करते हैं, हाँ या ना। मैं मानता हूं ये 5 सवाल जनमानस में घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ स्पष्टता। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे गृह मंत्री जी, आप स्टॉक मार्केट के बहुत माइन्यूट उस पर नज़र रखने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई
नर्वसनेस दर्ज की गई, उसको इस बात से जोड़ दिया गया कि बीजेपी की सीटें लोकसभा में कम आ रही हैं और इसी वजह से मार्केट बार बार क्रैश हो रहा है। आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है? देखिए 16 बार इससे भी बड़े गोते स्टॉक मार्केट ने लगाए हैं, इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, 1 लाख के पार जाएगा क्या? क्या करेगा, मैं कोई स्टॉक मार्केट के लिए आकलन नहीं कर सकता, पर नॉर्मली जब स्थिर सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है तो निश्चित रूप से बाजार ऊपर आएगा। जी, गृह मंत्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आपको माइक्रो मैनेजमेंट का चाणक्य कहा जाता है और ये कहा जाता है कि आपकी हर सीट पर बहुत पैनी नज़र होती है, जहाँ वोटिंग हो जाती है वहाँ आप कुछ दिनों के भीतर वहाँ कितने वोट से कौन सी पार्टी जीतेगी उसका भी आकलन कर लेते हैं, बूथ वाइज जा जाके। मेरा सवाल ये है कि 4 जून को नतीजे आपके आकलन के मुताबिक अभी तक की जो दौर की वोटिंग हो चुकी है उसमें बीजेपी 3 कितनी चरण में 190 से ज्यादा सीटें जीतकर बड़ी बढ़त बनाए हैं एनडीए, 190 से ज्यादा सीटें जीतकर, और चौथा चरण हमारे लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य सभी हिस्से अगर देख लें तो आपके हिसाब से इस बार बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा कठिन इलाका कौन सा है? देखिए हमारा सबसे ज्यादा फायदा पूरब में होगा, बंगाल में होगा, उड़ीसा में होगा, और नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ी बढ़ोतरी करेंगे, और सबसे बड़ा बेनिफिट हमें दक्षिण में भी होने जा रहा है। आप मेरी बात आपकी चैनल पर मैं देश की जनता के कंजम्पशन के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है। जी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, 5 राज्यों की सीटें मिलकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। ये 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ये दक्षिण में हमारा बहुत बड़ा प्रवेश होगा। पिछले 2 चुनावों में तमिलनाडु और केरल में वोट शेयर लगभग हर चुनाव में बीजेपी का ऑलमोस्ट डबल होता जा रहा है। इस बार मैं आने वाले चुनाव की बात कर रहा हूं भैया, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरने जा रही है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में और उसके बाद जो शुरू हुआ, और उत्तर प्रदेश में इन टोटो हम सीटों में बढ़ोतरी करेंगे। और मतदान जो कम हो रहा है, हालांकि बाद में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बढ़ जा रहा है, लेकिन शुरुआती रुझान जो आते हैं उसमें लगता है कि मतदान कम हो रहा है। क्या वजह है? मतदाता उदासीन है? शुरुआत में मैं भी इसको चिंता से देख रहा था, मगर जब मेरी सीट पर मतदान हो गया तो मुझे इसका रहस्य मालूम हो गया। कांग्रेस के समर्थक निराश होकर घर पे बैठे हैं, वोट डालने नहीं जाते। मोदी जी जीतने ही वाली है, छोड़ो भाई, घर पे फिल्म देखो। तो ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक वोट देने नहीं निकल रहे हैं। तो वो किसको प्रेरित करना चाहिए? वो पार्टी ने करना चाहिए। लेकिन लगातार आपकी तरफ से भी कोशिश हो रही है कि वोट ज्यादा करें, बीजेपी की तरफ से मैं आज कोशिश हो भी रही है। आपकी चैनल पर अपील करना चाहता हूं, चाहे किसी को भी वोट डालिए, वोटिंग जरूर करिए, और मेरा आग्रह है मजबूत स्थिर सरकार बनाइए, सुरक्षित और समृद्ध देश बनाने के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, कमल के निशान पर बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया गृह मंत्री जी आपका, एनडीटीवी को आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से वक्त दिया। तो हमारे साथ थे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ एनडीटीवी पर।